हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। आज हम करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि है चैप्टर नंबर 1 तुम्हारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो तुम्हारी पूरी मैक्रो यहां से होने वाली है स्टार्ट। ठीक है, ये शुरू वाले चैप्टर्स जो है ये बेस बनाएंगे तुम्हारी पूरी ही मैक्रो का। दूसरी चीज, मैक्रो एक ऐसा चीज है, इको में बीएसटी में मिला करके इकलौता ही ऐसी किताब है जिसको समझना बहुत जरूरी है। इंडियन इको भी तुम रट के कर सकते हो, बिजनेस स्टडीज भी रट के कर सकते हो, पर इसमें बिना अंडरस्टैंडिंग के 40 नंबर नहीं आने वाले हैं। पहले दिन से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो, न्यूमेरिकल सीखो, हर चीज सीखो, बहुत अच्छा कर जाओगे। वरना लास्ट में जाके बहुत दिक्कत होती है समझने में, फिर कुछ समझ नहीं आता है। बस तुम्हारे साथ मैं सारा साल लगी रहूंगी, तुम्हें वन शॉट भी मिलेंगे, डिटेल लेक्चर भी आएंगे पूरा साल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएगा, लाइव भी आएगा, मैं लगी रहूंगी। बस मुझे तुमसे इतना प्रॉमिस चाहिए कि तुम पूरा साल मेरे साथ मेहनत करोगे। एसआरसीसी बिना मेहनत के नहीं हो सकता, बिना पूरे साल के हार्डवर्क के नहीं हो सकता। तुम्हारे सपने, तुम्हारी ड्रीम लाइफ, कोई भी चीज बिना हार्डवर्क के, बिना मेहनत के नहीं आने वाली है। आई एम प्राउड ऑफ एवरीवन जो पूरा साल मेहनत करेगा। मैं तुम्हारे ऊपर पहले ही प्राउड हूं। तुमने अगर पहला स्टेप भी ले लिया है, सोच भी लिया है कि मैं करूंगा, तो आई एम प्राउड ऑफ यू। बीच में हार्ड डेज आएंगे, छुट्टी भी आएगी, बीमार भी होगे, डिस्ट्रैक्ट भी होगे, पर तुम्हें सब छोड़ना है। हर मोड़ पे हर चीज को नो बोलना है, पढ़ाई को यस बोलना है, सिर्फ इस एक साल में। इस एक साल के बाद भी मेहनत करोगे, लेकिन ये जो एक साल है ये डिसाइड करेगा कि जो मेहनत करोगे किस चीज पे करोगे, सही डायरेक्शन में करोगे या नहीं। तो ये पूरा साल आई जस्ट वांट कि हर चीज छोड़ के, हर डिस्ट्रैक्शन को नो बोल के तुम्हें मेरे साथ पढ़ाई करते जाना है। इस एक साल के बाद तुम खुद रियलाइज करोगे कि तुम्हारी जिंदगी कितनी ज्यादा बदल गई है। आई वेंट टू एसआरसीसी, आई नो मेरी जिंदगी 100% बिल्कुल बदल गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कॉलेज, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 1 ईयर ऑफ हार्डवर्क। एंड आई जस्ट वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू कि तुम भी वो करो। शायद एसआरसीसी ना मिले, शायद अच्छा कॉलेज ना मिले, तो सीए कर लेना, सीएफए कर लेना, बहुत कुछ होगा। पर मेहनत करने की आदत लग जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। तो बस मेरे को एक प्रॉमिस कर देना कि हाँ, पूरा साल मेरे साथ मेहनत करोगे। अपने नाम की अटेंडेंस लगाना कि मेरा ये नाम है और मैं प्रॉमिस करता हूं मैं पूरा साल मेहनत करूंगा, मैं अच्छा रिजल्ट लगा के दिखाऊंगा। और फिर एक साल के बाद इसी वीडियो के नीचे आके कॉमेंट करना कि हाँ, मैंने पूरा साल इस प्रॉमिस निभाया, मैंने पूरा साल मेहनत करी और आज मैं यहाँ पे इस मुकाम पे पहुंच गया। फिर वो जो फीलिंग होगी ना, यू विल बी प्राउड ऑफ दैट। सो उसी फीलिंग के लिए प्लीज पूरा साल काम करना। एंड आज फर्स्ट लेक्चर में आ जाओ, स्टार्ट करते हैं हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारा चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैक्रो का सबसे पहला चैप्टर है यार, एंड बहुत ही आसान छोटा सा चैप्टर है, पर ये चैप्टर ना तुम्हारे पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का ना बेस बनाता है। ठीक है, इस चैप्टर के बेस पे ना तुम अगले चैप्टर्स करोगे नेशनल इनकम वाले, फिर उसके बेस पे तुम उससे अगले चैप्टर करोगे एडीएएस वाले। सो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स ना शुरू से समझना, शुरू से अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही तुम्हारा बेस बनेगा। देखो, अभी स्टार्टिंग में ना मैं तुम्हें सर्कुलर फ्लो के बारे में बताऊंगी, और फिर इसी का हवाला दे देके, इसी के बारे में बोल बोल के आगे नेशनल इनकम और सब करोगे। तो अगर ये नहीं समझा ना, आगे वाले चैप्टर में कंफ्यूज हो जाओगे, अरे इसका क्या मतलब था, अरे ये कहां से आ गया। राइट, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी इंटरकनेक्टेड है, पूरी की पूरी तुम्हें पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक सारा कुछ एक लय में समझना है, एक चेन में समझना है। सो बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। इंडियन इको में रट्टा मार के हो जाएगा, पर मैक्रो बिना अंडरस्टैंडिंग के नहीं होगी। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ अपनी तरफ से, चाहे कितना टाइम लग जाए, मेरा आधा घंटा 1 घंटा फालतू लग जाए, कोई बात नहीं, पर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी हर एक चीज, सो दैट तुम्हारा ना एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए। शुरू में स्ट्रॉन्ग समझ लोगे, स्ट्रॉन्ग बेस बना लोगे ना, आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। वरना जिसने अभी नहीं समझा उसको लास्ट में जाके इतनी दिक्कत होती है, इतनी दिक्कत होती है, फिर वो बार बार वन शॉट सुनते हैं बच्चे, बार बार सेम चीज अंडरस्टैंड करते हैं और फिर भी समझ नहीं आता, क्योंकि उस टाइम पे हौच पौच हो रखा होता है। इसलिए अगर शुरू से ही डिटेल में समझ के चलोगे ना, धीरे धीरे समझ के चलोगे, रोज का 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा लगा के चलोगे, तो लास्ट तक जाते जाते ना रट्टा नहीं लगेगा, पर अंडरस्टैंडिंग इतनी तेज हो जाएगी, इतना ईजी हो जाएगा सब कुछ समझना, कि लास्ट में जाके रट्टा लगाना आसान होगा। आई होप समझ आ गया होगा। एंड शुरू करते हैं, चलो। अब आज का लेक्चर हमारा वन शॉट लेक्चर रहेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस समझना है। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पर हमें तो समझना पड़ेगा। ठीक है,
सो माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस हमें पढ़ना है। माइक्रो आप क्लास 11th में पढ़ के आते हैं, मैक्रो आपको क्लास 12th में पढ़नी होती है, ठीक है। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन इंडिविजुअल फर्म और मार्केट, बट मैक्रो डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑन एग्रीगेट मेजर्स सच एज टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट प्राइस लेवल्स। देखो बेटा, बहुत ही अगर सिंपल भाषा में बोलूं, सो माइक्रो हमेशा डील करता है सिंगल चीज के साथ, एक इंडिविजुअल चीज के साथ, पर मैक्रो हमेशा डील करता है सम टोटल के साथ, हमेशा सम टोटल के साथ, मल्टीपल चीजों के साथ, या मैं बोलूं एक पूरे ग्रुप के साथ, ठीक है, ये डील करता है। अगर मैं कोई भी चीज बोलती हूँ कि बेटा एक सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है, या एक सिंगल मार्केट है, एक सिंगल इंडस्ट्री है, एक सिंगल कोई भी चीज है, ठीक है, एक सिंगल फर्म है, एक सिंगल कंपनी है, तो जहां पर भी सिर्फ एक चीज की बात हो रही है तो वो सारा कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, ठीक है। एक अकेली कंपनी या एक अकेला प्रोडक्ट, एक मार्केट, एक इंडस्ट्री, वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि पूरे देश में जितनी भी कंपनीज हैं, पूरे देश में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, पूरे देश में जितनी भी मार्केट्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर मैं सबकी कलेक्टिवली बात करूंगी तो वो मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ओके, अगर मैं किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस की बात करूंगी तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, राइट। लेकिन अगर मैं पूरे देश भर में कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैं किसी एक हाउस होल्ड की अगर इनकम की बात करूं कि आपके माँ बाप कितना कमाते हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर पूरे देश भर में टोटल लोगों ने कितना इनकम कमाया एक साल में, that is macroeconomics. So whenever I talk about the entire country, क्या बोला मैंने? Whenever I talk about entire country as a whole, entire country as a whole, जब मैं पूरे देश का as a whole बात करूंगी, that will be macroeconomics. But whenever I will talk about any individual product, any individual thing, that will be microeconomics. ठीक है जी, समझ आ गया? एम क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सबसे बड़ा एम होता है वो होता है प्राइस डिटर्मिनेशन। अगर तुम देखो, तुमने क्लास 11th में क्या करा? तुमने क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, ठीक है। उसमें माइक्रो में तुम क्या पढ़ते हो? माइक्रो में यू स्टडी, पहले आप डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, फिर आप सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ते हैं, राइट। लास्ट में जाके आप क्या पढ़ते हो? आप पढ़ते हो इक्विलिब्रियम। यू स्टडी अबाउट इक्विलिब्रियम, जिसमें आप बोलते हो ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, जहां पर ये मीट हुआ वहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस निकल के आया। यही करते थे 11th क्लास में। सो इफ यू सी, जो तुम्हारी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक थी, उसका सबसे मेजर पर्पस यही था कि पहले डिमांड समझा दो, फिर सप्लाई समझा दो बच्चे को, फिर दोनों को मीट करा के इक्विलिब्रियम पे प्राइस फाइंड आउट करना सिखा दो। तो माइक्रो का एम बस इतना ही होता है कि वो प्राइस फाइंड आउट करना चाहता है, प्राइस निकालना चाहता है। पर मैक्रो को प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता, प्राइस की बात हम करेंगे ही नहीं। पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी विल नॉट टॉक अबाउट प्राइस, वी विल टॉक अबाउट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, ठीक है। हम बात करेंगे कि पूरे देश में लोगों ने कितना पैसा कमाया, पूरे देश के लोगों में से कितने लोगों को नौकरी मिली और कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। मैक्रो में हम इन चीजों की बात करेंगे, मैक्रो में हम प्राइस का नाम भी नहीं लेते हैं, ठीक है। ओके, इसका मेन टूल है डिमांड एंड सप्लाई। वही डिमांड एंड सप्लाई मैक्रो में जाके बन जाते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। बेटा पढ़ना यहाँ भी आपको डिमांड सप्लाई ही है। 11th में इंडिविजुअल पढ़ रहे थे, इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई। मैक्रो में आप एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं, मैक्रो में आप एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं। एग्रीगेट डिमांड का चलो ग्राफ ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैक्रो में यू स्टडी अबाउट एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ओके, माइक्रो में एग्जाम्पल क्या है? कोई इंडिविजुअल डिमांड, किसी एक इंसान की इनकम, इंडिविजुअल एनीथिंग। मैक्रो में एग्जाम्पल क्या है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम यानी कि पूरे देश भर की इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स एटसेट्रा। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट इंडिविजुअल यूनिट्स, you are talking about microeconomics.
whenever you are talking about entire country as a whole, then you are talking about macro economics. इसमें प्राइस की बात होती है, इसमें प्राइस की बात नहीं होती, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन चीजों की बात होती है। तो ये तो चलो एक बेसिक सा डिफरेंस था, इसका क्वेश्चन भी नहीं आता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका बेटा 2 नंबर में तो एटलीस्ट क्वेश्चन बनता ही बनता है। एटलीस्ट 2 नंबर में तो क्वेश्चन आता ही आता है, कई बार 3 में भी आ जाता है, 4 में भी आ जाता है, एमसीक्यू भी बन जाता है, पर एटलीस्ट 2 नंबर का तो आता ही आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सप्लेन करने का। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? बट अगर आपको कभी भी अगर आपने सोचा हो कि हमारी इकोनॉमी में जो पैसा है, वो पैसा कहाँ से आता है और वो पैसा कहाँ जाता है? जो पैसा है, नोट होता है ना, नोट, है ना? आपके पास पैसा होता है ना, वो पैसा कहाँ से आता है, वो पैसा कहाँ जाता है? अगर आप देखो बेटा, कभी भी आपके पास ऐसा नहीं होगा कि आपके पास लेट्स से 1 करोड़ रुपए है। ऐसा नहीं होगा कि आपके घर में एक कमरा है, उस कमरे में आपने वो सारा 1 करोड़ रुपए रखा हुआ है, ऐसा नहीं होता। क्या करते हो आप? आप क्या करते हो? आपके मम्मी-पापा हर महीने पैसा कमा के लाते हैं, आप हर महीने पैसा कमा के लाते हो, वो पैसे का क्या करते हो? या तो उस पैसे को खर्च कर देते हो, रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूल इन चीज़ों पे खर्च कर देते हो, या उस पैसे को बैंक में सेविंग्स में रख देते हो, और कुछ नहीं करते। तो पैसा आपके पास आता है, जैसे ही पैसा आता है, पैसा कहीं न कहीं चला जाता है। या तो खर्च ही कर देते हो, तो वो किसी और के पास ही चला गया, या फिर आप उसको बैंक में दे देते हो, अब वो बैंक के पास है पैसा। तो पैसा ना कभी भी एक जगह रुकता नहीं है। पैसा ना कभी भी एक जगह रुकता नहीं है। पैसा ना हमेशा एक सर्कल में गोल, 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 गोल घूमता रहता है। पैसा कभी एक जगह रुकता नहीं है। अगर हम सोचें यार पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है? सो वो पैसा बेटा पूरे देश भर में लोगों के हाथों में घूमता रहता है। आज मेरे पास है पैसा, कल को वही आपके पास आएगा, फिर आप किसी और को दे दोगे, फिर शायद वो मेरे पास आ जाए। एक ₹500 का नोट शायद पहले आपके पास जाए, फिर उसके पास, फिर उसके पास, फिर उसके पास, फिर घूम के मेरे पास आ जाए। दैट इज़ सर्कल, पैसा घूमता रहता है। यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल याद आता है कि ना, आई डोंट नो तुम में से कितने लोग देखते हो, पर काफ़ी बच्चे तारक मेहता देखते हैं। मेरा मेरे बचपन का बिगेस्ट फेमस मोस्ट है ना शो था तारक मेहता। तो तारक मेहता में जेठालाल को एक दिन बबीता जी ने बोला था कि कोई फ़ोन नंबर नोट करो। तो जेठालाल ने एक नोट लिया, उसके ऊपर ना फ़ोन नंबर नोट कर दिया। ठीक है? और बबीता जी ने बोला कि ना ये फ़ोन नंबर मेरे को भेज देना। अब जेठालाल तो जेठालाल है, उसने उस नोट पे ना फ़ोन नंबर नोट डाउन कर दिया और फिर वो नोट किसी को दे दिया। फिर बाद में जब बबीता जी ने नंबर माँगा तो उसने देखा कि मेरे पास तो वो नोट ही नहीं है, वो नोट तो चला गया, किसी को दे दिया मैंने, अब मैं नंबर कहाँ से लेके आऊँ वो? तो जेठालाल पूरा दिन परेशान रहा, पूरा दिन परेशान रहा कि यार मेरे को वो नोट नहीं मिल रहा, मेरे को फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा। शाम को उसको किसी ने पैसा दिया और उसको वही नोट वापस मिल गया जिस पे उसने सुबह फ़ोन नंबर लिखा था। तो यानी कि जो पैसा जो नोट उसने दिया था ना सुबह किसी को, वो घूम-घूम के शाम को वापस उसी के पास आ गया। तो जो पैसा है बेटा वो ऐसे ही घूमता रहता है। आज आपके माँ-बाप ने कमाया, आपके पास आया, फिर वो खर्च कर देंगे, फिर वो किसी और के पास जाएगा, जिसके पास जाएगा वो भी खर्च ही करेगा। जिसके पास पैसा जाएगा वो भी खर्च ही करेगा। हर कोई ज़िंदा रहने के लिए खर्चा कर रहा है। पैसा आ रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा खर्च हो रहा है। तो पैसा गोल-गोल घूम रहा है। इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब मैं डेफिनेशन पढ़ूंगी और तुम्हें डेफिनेशन मेरे साथ साथ रीड करनी है। ये मेरी क्लास का उसूल है कि अगर मैं पढ़ूंगी तुम मेरे साथ पढ़ोगे। देखो मुझे यूट्यूब वीडियो बनाने में ना कई बार बहुत आलस आता है, क्योंकि यार बच्चा नहीं है ना, सामने सिर्फ कैमरा है। सो इवन मुझे भी आलस आता है, बट आई जस्ट वॉन्ट कि तुम्हें वो आलस ना आए। यू शुड फील कि तुम एक लाइव क्लास में पढ़ रहे हो। सो वेन एवर आई विल रीड एनी डेफिनेशन, तुम मेरे साथ ऊंचा ऊंचा बोल के रीड करोगे। मम्मी तक, पापा तक, सब तक आवाज जानी चाहिए, ताकि सबको पता चले कि मेरा बेटा बेटी बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। ठीक है? सो जब मैं रीड करूंगी ऊंचा ऊंचा बोल के तुम मेरे साथ रीड करोगे। ठीक है जी? सो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो ये डेफिनेशन बोलती है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम refers to cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from the households to firms in the form of
consumption expenditure on goods and services produced by them. I know तुम्हें इस पूरे डेफिनेशन का एक भी अक्षर समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं एक एक करके सारा कुछ समझाऊंगी, लेकिन एक बार ये डेफिनेशन को जरूर नोट डाउन कर लेना, इस डेफिनेशन को जरूर नोट डाउन कर लेना। सबसे पहली चीज इसमें बोली गई है कि ना जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसमें टोटल 3 फेजेस होते हैं। देखो जो मैंने हाईलाइट भी किया है, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्कुलेशन, ठीक है। और 2 तरीके के लोग होते हैं जिनके बीच में ये होता है, हाउसहोल्ड्स और फर्म्स, ठीक है। अब मैं ये फेजेस समझाने से पहले आपको हाउसहोल्ड्स क्या है, फर्म्स क्या है, इन चीजों के बारे में बताती हूँ। हमारे किसी भी देश के अंदर, नॉट जस्ट इंडिया बट कोई भी देश को ही हम इकोनॉमी बोलते हैं, है ना। हम बोलते हैं ना कि इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, पाकिस्तान इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी, इसका क्या मतलब है, बेसिकली वो देश, इंडिया के देश की बात हो रही है, बस वो फाइनेंशियल टर्म्स में जब बात होती है तो उसी देश को हम इकोनॉमी बोल देते हैं, ठीक है। ज्योग्राफिकल फॉर्म में बात होती है तो हम बाउंड्री बोल देते हैं, जैसे वैसे इकोनॉमी फाइनेंशियल टर्म में हम बोलते हैं इकोनॉमी। तो किसी भी देश में, किसी भी इकोनॉमी में टोटल 4 तरीके के लोग हो सकते हैं, किसी भी इकोनॉमी में टोटल 4 तरीके के लोग हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक हाउसहोल्ड, एक बिजनेस फर्म्स, एक सरकार और एक फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट को हम बेसिकली फॉरेन सेक्टर बोलेंगे, इसको आप फॉरेन सेक्टर लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो किसी भी देश में, किसी भी इकोनॉमी में टोटल 4 तरीके के लोग हो सकते हैं, हाउसहोल्ड, बिजनेस फर्म, सरकार एंड फॉरेन सेक्टर, ठीक है। अब हाउसहोल्ड क्या करता है, हाउसहोल्ड कौन है, हाउसहोल्ड आपके और मेरे जैसे वो लोग हैं। इनफैक्ट एवरीवन इन द कंट्री इज अ हाउसहोल्ड। इस देश भर में जो भी इंसान, जो भी लोग रहते हैं वो सभी हाउसहोल्ड की कैटेगरी में तो आते ही हैं। हाउसहोल्ड वो सारे लोग होते हैं जो घर पे पैसा कमा के लेके आते हैं, जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, काम करके पैसा कमा के घर पे लेके आते हैं, अपने हाउस में, है ना, पैसा लेके आते हैं और फिर अपना घर चलाने के लिए उस पैसे से खर्चा करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूल की फीस, इन चीजों पे फिर खर्चा करते हैं। सो टेक्निकली हर एक इंसान हाउस होल्ड तो है ही, क्योंकि हर कोई पैसा कमा के ला रहा है, घर चला रहा है, खर्चा कर रहा है, रोटी खा रहा है। सो एवरीवन इज अ हाउस होल्ड, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं मेरे बिजनेस फर्म्स। बिजनेस फर्म कौन होती है, वो लोग होते हैं, वो बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो फैक्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जो सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सभी बिजनेस फर्म्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर आप लोग नौकरी कर रहे हो तो भी आप जो है हाउस होल्ड की कैटेगरी में आओगे, बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आओगे। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो भी बेटा, ओनर जो है वो बिजनेस से सेपरेट होता है ना, जो ओनर है वो बिजनेस से सेपरेट होता है, तो ओनर तो इसी कैटेगरी में आएगा, पर बिजनेस इज बिजनेस, है ना, कि जो बिजनेस है वो क्या करता है, वो लोगों को नौकरी पे रखता है, लोगों से काम करवाता है, सामान बनाता है, बाजार में बेचता है, वो होता है बिजनेस। क्या होता है बिजनेस, जो लोगों को नौकरी पे रखता है, लोगों से काम करवाता है ना, लोगों से काम करवाता है, लोगों को सैलरी दे देता है और बदले में काम करवा के सामान प्रोड्यूस करवाता है ना। बिजनेस लोगों से सामान प्रोड्यूस कराता है और वो सामान को बाजार में बेचता है, वो होता है मेरा बिजनेस फर्म। फिर आती है मेरी सरकार। सरकार क्या करती है, हमें अपनी सर्विसेज देती है और बदले में हमसे टैक्सेस लेती है, हम सरकार को टैक्स देते हैं, बदले में सरकार हमें सब्सिडी भी देती है, बहुत सारे सर्विसेज भी देती है, पूरा देश चलाती है, वो सरकार है। सरकार तो यू ऑल अंडरस्टैंड राइट कि गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है। और तीसरा मेरे पास आता है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर क्या करता है, फॉरेन सेक्टर इज एंगेज्ड इन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि आप सामान बना के बाहर बेच रहे हैं और बाहर का बना हुआ सामान भारत में ला रहे हैं, उसको आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोलते हैं। एंड इसी जो लोग ये कर रहे हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसको हम फॉरेन सेक्टर की कैटेगरी में बोलेंगे, उसको हम फॉरेन सेक्टर की कैटेगरी में काउंट करेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल 4 तरीके के लोग, 4 तरीके के सेक्टर्स किसी भी इकोनॉमी में हो सकते हैं। एक हाउस होल्ड जिसमें बेसिकली हर कोई आता है, हर कोई हाउस होल्ड की कैटेगरी में आता है कि वो पैसा कमा के घर चलाता है। फिर है बिजनेस। बिजनेस क्या करता है, लोगों से सामान बनवाता है ना, और सामान बाजार में बेचता है।
फिर है सरकार, सरकार तो सरकार होती है, ये तो तुम समझते हो, जो हमसे टैक्स वगैरह कलेक्ट करती है और हमें सब्सिडी देती है। और फिर है फॉरेन सेक्टर जो कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता है, ठीक है? अब टोटल 4 सेक्टर किसी भी देश में हो सकते हैं, किसी भी इकोनॉमी में हो सकते हैं। लेकिन बेटा, लेकिन तुम लोग हो बेचारे छोटे बच्चे, तुम चारों के बारे में पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे में इतना दिमाग नहीं है। सीबीएसई, मैं नहीं ऐसा कह रही, सीबीएसई ऐसा बोल रहा है कि तुम्हारे में इतना दिमाग नहीं है कि तुम चारों पढ़ सको। तो इसलिए सीबीएसई बोलता है, सीबीएसई ये बोलता है कि ना तुम ऐसा करो, तुम सिर्फ 2 ही के बारे में पढ़ लो, सॉरी, इन 2 के बारे में पढ़ लो, इनको छोड़ दो, तुम 2 के बारे में ही पढ़ो। भाई मेरे टाइम पे तो हम बच्चों में दिमाग होता था और हम चारों के बारे में पढ़ते थे। अब धीरे-धीरे सीबीएसई को लग रहा है कि बच्चे इतना पढ़ नहीं सकते, तो उसने 2 उड़ा दिए, सिर्फ 2 के बारे में ही तुम पढ़ोगे, ठीक है? सो सो तुम जो पढ़ोगे पूरे चैप्टर में, इनफैक्ट पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तुम हर चीज में ये अजम्पशन लेकर चलोगे, तुम हर चीज में ये एजम्पशन लेकर चलोगे कि भैया हमारे देश में सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं। कौन से 2 सेक्टर हैं? हाउसहोल्ड्स और बिजनेस फर्म्स। हमारे देश में गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। हमारे देश में गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर क्या है? एब्सेंट है। वो स्कूल आना भूल गए थे, वो एब्सेंट है। हमारे देश में गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर एब्सेंट है। हमारे देश में 2 ही सेक्टर हैं, कौन से? हाउसहोल्ड एंड बिजनेस फर्म्स। ये चीज हम एजम्पशन लेकर चलते हैं और इसी एजम्पशन के बेस पे सिर्फ इन 2 ही सेक्टर्स के बारे में हम सारा कुछ पढ़ेंगे, इस चैप्टर में भी, आगे भी। तो इसको याद रखना, ये पूरी किताब में ये एजम्पशन लागू होती है, ठीक है? सो टेक्निकली जो अब मुझे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना है, वो 2 ही लोगों के बीच में पढ़ना है, एक हाउसहोल्ड और एक फर्म्स। ओके, यहां तक भी समझ आ गया, ठीक है? अच्छा, इसके बाद एक अगला टॉपिक मेरा आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे टोटल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कहते हैं कि जो भी बिजनेस है, बिजनेस को समान बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है। अगर ये चारों लोग मिल जाएं तो प्रोडक्शन करी जा सकती है, तो कोई भी बिजनेस प्रोडक्शन कर सकता है। कौन से 4 लोग? एक तो लैंड चाहिए होता है, तो बिजनेस लैंड खरीदता है या लैंड के ऊपर रेंट पे करता है। दूसरा चाहिए होता है पैसा, कैपिटल, और पैसे के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है कि पैसा उधार पे लिया, उस पे इंटरेस्ट दिया। तीसरा चाहिए होता है लेबर, और लेबर को सैलरी और वेजेस पे करता है बिजनेस। और चौथा होता है बिजनेस का ओनर यानी कि एंटरप्रेन्योर, उसको बिजनेस क्या देता है? प्रॉफिट देता है। तो किसी भी बिजनेस को काम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए 4 तरीके के लोगों की जरूरत होती है: लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर। और लैंड को रेंट देते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट देते हैं, लेबर को सैलरी वेजेस देते हैं और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट लेके जाता है। तो बिजनेस फर्म को ये 4 लोग चाहिए, बिजनेस फर्म को ये 4 लोग चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। एक बिजनेस फर्म को ये 4 लोग चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। ये चारों लोग कहां से मिलेंगे? ये चारों लोग कहां से मिलेंगे बिजनेस फर्म को? अगर ये चारों नहीं मिले तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो बिजनेस फर्म को ये चारों लोग कहां से मिलेंगे? हमारी इकोनॉमी में ये दोनों तो है नहीं, ये दोनों तो है नहीं। एक तो बिजनेस खुद ही हो गया, दूसरा बचा हाउस होल्ड। तो अगर बिजनेस को ये चारों लोग चाहिए, वो उसको कहां से मिलेंगे? वो उसको मिलेंगे हाउस होल्ड से। सो बिजनेस क्या करेगा? हाउस होल्ड के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि मुझे तुम्हारी सर्विसेज चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो जो हाउस होल्ड है वो जाके बिजनेस के पास काम करेंगे और बिजनेस उनको बदले में पैसा देगा। समझ आ रही है अब थोड़ी थोड़ी कहानी? जो हाउस होल्ड है वो जाके बिजनेस के पास काम करेंगे और बिजनेस उनको बदले में पैसा दे देगा। अच्छा, हाउस होल्ड ने पैसा कमा लिया। अरे अगर पैसा कमाया तो उस पैसे का करोगे क्या? पैसा कमाया, अपने साथ तो लेके नहीं मरोगे, ऊपर तो नहीं लेकर जाओगे पैसा। उस पैसे का क्या करोगे? उस पैसे से खर्चा करोगे, उस पैसे से खर्चा करोगे, अपना घर चलाओगे। खर्चा किन चीजों पे करोगे? खर्चा करोगे उन्हीं सभी चीजों के ऊपर जो सारी चीजें बिजनेस ने बनाई हैं। यानी कि खर्चा करोगे किस पे? साबुन पे। साबुन खरीदोगे, साबुन किसने बनाया? साबुन किसने बनाया? साबुन बनाया बिजनेस फर्म ने। साबुन बनाया बिजनेस फर्म ने। तो घूम फिर के तुम्हारा जो पैसा तुमने खर्च किया वो किसके पास जाएगा? वो बिजनेस फर्म के पास ही जाएगा। वो किसके पास जाएगा? वो बिजनेस फर्म के पास ही जाएगा। वो बिजनेस फर्म के पास ही जाएगा।
समझ आ रही है चीज़ कि ये एक हाउसहोल्ड है, उसने पैसा खर्च किया, उसने पहले पैसा कमाया कहाँ से? काम करके और फिर पैसा खर्च कहाँ किया? इसी के सामान के ऊपर। इसी को हम सर्कुलर फ्लो में समझते हैं, आप यहाँ पर देखिए। अरे! सर्कुलर फ्लो गायब हो गया हमारा। रुक जाओ भाई, अभी मैं पीपीटी में पहले सर्कुलर फ्लो डाल के लेके आती हूँ। यार पीपीटी बनाने वाले बड़ी दिक्कत करते हैं। मैं ही बनाती हूँ वैसे पीपीटी, बट चलो कोई नहीं, मैं ठीक करती हूँ 1 मिनट। तो ये आ गया हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसा दिखता है। सबसे पहली चीज़ हमने क्या अज़्यूम किया था, हमने क्या असम्पशन ली थी कि हमारे सिर्फ 2 ही सेक्टर्स है इकोनॉमी में, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर एब्सेंट है, वो दोनों नहीं है। सिर्फ 2 ही अवेलेबल हैं, कौन से? एक हमारा हाउसहोल्ड, दूसरी मेरी फर्म्स। उसके बाद मैंने आपको दूसरी चीज़ ये बताई कि जो फर्म्स हैं, वो एक बिज़नेस करते हैं, वो सामान प्रोड्यूस करते हैं और जो हाउसहोल्ड्स हैं, वो पैसा कमाते हैं और अपना पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए खर्चा करते हैं। फिर मैंने दूसरी चीज़ आपको ये बताई कि जो बिज़नेस फर्म्स हैं, इनको सामान प्रोड्यूस करने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत होती है। 4 लोगों की ज़रूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज़ और इन चारों को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये प्रोडक्शन करते हैं, ये पैसा कमा के घर चलाते हैं। इनको प्रोडक्शन करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है और ये कहाँ से आते हैं? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से आते हैं? ये आते हैं हाउसहोल्ड्स में से, ठीक है ना? तो ये लोग बेचारे जो काम करते हैं, ये काम कहाँ जाके करते हैं? ये काम करते हैं फर्म्स के पास जाके, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। समझ रहे हो? अब पूरी कहानी समझ लो, अब पूरा सर्कुलर फ्लो समझ लो। तो बिजनेस फर्म को सामान बनाने के लिए क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए और कम हाउस होल्ड को पैसा कमाने के लिए काम करने की जरूरत है। तो हाउस होल्ड काम करता है यहाँ जाके इन द फॉर्म ऑफ एफओपी और फर्म्स बदले में हाउस होल्ड को उनका पैसा देती है। तो हाउस होल्ड जाकर के अपनी क्या देते हैं? फैक्टर सर्विसेज देते हैं बिजनेस फर्म्स को। ये फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती हैं? लैंड की, लेबर की, कैपिटल की और एंटरप्राइज की। इन चारों फॉर्म्स में ये अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं फर्म्स को। देखो हाउस होल्ड का भी भला हो रहा है कि इसको काम मिल रहा है और फर्म्स का भी भला हो रहा है कि ये सामान प्रोड्यूस कर पाएगा, इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिल गए। अब बेटा जो तुमने काम किया है, तुमने काम फ्री में तो नहीं किया, तुम्हारा रिश्तेदार तो ये है नहीं, तो काम के बदले में इसको तुम्हें पेमेंट देनी पड़ेगी। काम के बदले में, फैक्टर सर्विसेज के बदले में तुम्हें क्या मिलेगी? फैक्टर इनकम मिलेगी। जैसे कि लैंड को मिलेगा उसका रेंट, लेबर को मिलेगी उसकी वेजेस, कैपिटल को मिलेगा उसका इंटरेस्ट और जो एंटरप्राइज है उसको मिलेगा अपना प्रॉफिट। तो इनको काम के बदले में क्या मिल गया? इनका रिस्पेक्टिव पैसा इनको काम के बदले में मिल गया। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा साइकिल नंबर 1, जिसमें फर्म को सर्विसेज मिल गई और हाउस होल्ड ने जो काम किया उसके बदले में हाउस होल्ड को अपना पैसा मिल गया। अब बेटा अगर हाउस होल्ड ने पैसा कमाया है तो पैसा कमा के क्या करेगा? पैसा कमा के वो क्या करेगा? अपना पेट पालेगा, अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। रोटी पे, कपड़े पे, मकान पे, स्कूल पे, हर चीज पे वो खर्चा करेगा, क्योंकि जब इनकम कमाई है तो घर चलाने के लिए खर्चा तो करेगा। लेकिन बेटा तुम खर्चा किस पे करोगे? तुम खर्चा करोगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तुम खर्चा करोगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, मतलब रोटी कपड़ा मकान के ऊपर। पर बेटा वो सामान बनाता कौन है? वो सामान कौन बनाता है? वो सामान बिजनेस फर्म्स ही तो बनाती हैं। वो सामान बिजनेस फर्म्स ही तो बनाती हैं। सो जो सामान बिजनेस फर्म्स बना रही हैं, वही तो तुम खरीदोगे ना, वही तो तुम खरीदोगे ना, और उसका पैसा भी किसको दोगे? बिजनेस फर्म्स को ही दोगे ना, बिजनेस फर्म्स को ही तो दे रहे हो। सो तुम जो पैसा दे रहे हो वो वापस बिजनेस फर्म्स को दे रहे हो और बदले से उनसे उनका सामान खरीद रहे हो। समझ रहे हो? पहले फर्म्स ने तुम्हें पैसा दिया तुम्हारी इनकम के फॉर्म में और बाद में तुमने सामान खरीद के वो पैसा फर्म्स को ही वापस कर दिया। तुमने सामान खरीद के वो पैसा फर्म्स को ही वापस कर दिया। अब फर्म्स उस पैसे से क्या करेंगी? फर्म्स क्या करेंगे उस पैसे का? उस पैसे से फिर से नया प्रोडक्शन करेंगे और फिर से इनकम देंगी और वो फिर से इनकम मिलेगी, फिर से एक्सपेंडिचर, फिर से इनकम, फिर से एक्सपेंडिचर, फिर से इनकम, फिर से एक्सपेंडिचर। ये पूरे का पूरा सर्कुलर फ्लो एज इट इज सर्कल की फॉर्म में चलता रहेगा। पूरे का पूरा सर्कुलर फ्लो एज इट इज सर्कल की फॉर्म में चलता रहेगा, हर वक्त चलता रहेगा। इसमें से कोई भी एक चीज टूटी तो पूरा सर्कल टूट जाएगा, है ना? मान लो इन्होंने इनकम देने से मना कर दिया, अगर लोगों को इनकम नहीं मिलेगी
तो लोग खर्चा नहीं करेंगे और अगर वो खर्चा नहीं करेंगे तो इन बिजनेस फर्म्स का सामान नहीं बिकेगा। अगर ये सामान नहीं बिकेगा तो ये फर्म्स के पास पैसा नहीं आएगा, तो ये दोबारा कभी प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे। तो अगर इनकम नहीं मिली ना हाउस होल्ड को, तो फर्म का सामान नहीं बिकेगा और वो दोबारा प्रोडक्शन कर नहीं पाएगा, तो प्रोडक्शन भी ठप हो जाएगी। समझ रहे हो? अगर इन्होंने खर्चा ना किया, अगर हाउस होल्ड ने इनकम तो कमाई और सारा सेव कर लिया, और अगर उन्होंने सेव कर लिया, खर्चा ना किया, तो फर्म्स के पास वो पैसा नहीं जाएगा। फर्म्स इनको नौकरी से निकाल देंगी। फर्म्स इनको आगे को नौकरी से निकाल देंगी। अगर फर्म्स का सामान नहीं बिकेगा तो वो हाउस होल्ड्स को नौकरी से निकाल देंगी और फिर हाउस होल्ड्स के पास इनकम नहीं आएगी। सो इस पूरे साइकिल को एज इट इज चलते रहना होगा। इसीलिए मैं एक और assumption लेती हूँ कि कोई भी सेविंग्स नहीं कर रहा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कोई सेविंग नहीं कर रहा। अगर उसको 100 रुपए की इनकम मिली, वो 100 रुपए खर्च करता है। अब वापस 100 रुपए फर्म्स के पास आएंगे, फर्म्स उसको फिर से इनकम के फॉर्म में दे देंगे। वो वापस इधर, वापस उधर, इधर उधर वो चलता रहेगा। ठीक है, ये है मेरा पूरे का पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन द हाउस होल्ड्स एंड द फर्म्स, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, ये है मेरा पूरे का पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो इसके 3 फेजेस। अब हम शुरू में आते हैं, सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन थी उस पे आते हैं कि टोटल 3 फेज हैं। सबसे पहला फेज होगा प्रोडक्शन का, फिर इनकम का, फिर एक्सपेंडिचर का। यानी सबसे पहले सामान प्रोड्यूस किया जाएगा, फिर जो सामान प्रोड्यूस किया गया उसके बदले में इनकम दी जाएगी हाउस होल्ड को, और फिर हाउस होल्ड उस इनकम को खर्च करेगा और उस सामान को खरीद लेगा। जब सामान खरीद लिया तो पैसा वापस आ गया फर्म के पास, तो फर्म फिर से प्रोडक्शन शुरू कर देगी। समझ रहे हो? तो ये कुछ ऐसा साइकिल चलेगा, मैं यहाँ बनाती हूँ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कुछ ऐसा चलेगा। सबसे पहले प्रोडक्शन होती है, हाउस होल्ड्स जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की फॉर्म में बिजनेस फर्म्स जो है प्रोडक्शन करती हैं। फिर वो प्रोडक्शन के बाद इनकम दे देती हैं किसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को, यानी कि हाउस होल्ड को। फिर वो जो इनकम है उसको क्या कर दिया जाता है? एक्सपेंडिचर कर दिया जाता है। और जब वो एक्सपेंडिचर कर दिया जाता है तो वापस से प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, बिजनेस फर्म के पास वापस से पैसा आ जाता है। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सिर्फ इतना पूछे, तो तुम्हें ये डायग्राम बना के आना है कि जिसके अंदर तुम 3 फेज दिखाओगे, पहले प्रोडक्शन फेज, फिर इनकम फेज, फिर एक्सपेंडिचर फेज। पहले प्रोडक्शन, फिर इनकम और फिर एक्सपेंडिचर फेज, तुम ये तीनों फेजेस दिखा के आओगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन बोलता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बताओ, तो ये डायग्राम बनाओगे और इन तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे। अगर क्वेश्चन बोलता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अगर क्वेश्चन बोलता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी बताओ, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी बताओ, फिर तुम ये पूरा सर्कल बनाओगे। एक साइड पे हाउस होल्ड लिखोगे, एक साइड पे फर्म्स लिखोगे और ये 4 एरो बना के आओगे। टोटल 4 चीजें बता के आओगे। फैक्टर सर्विस गया, उसके बदले में फैक्टर इनकम मिला। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा, उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज मिला। ये चारों एरोस बिटवीन द हाउस होल्ड एंड फर्म तुम दिखाकर आओगे अगर क्वेश्चन ने बोला टू सेक्टर इकोनॉमी का बताओ। और ये इंपॉर्टेंट है और टू सेक्टर इकोनॉमी का ही मोस्टली पूछा जाता है। पर अगर क्वेश्चन ने टू सेक्टर इकोनॉमी नहीं बोला, नॉर्मल बोला कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताओ, तो तुम तीनों फेजेस बता के आओगे। इन फेजेस को एक बार रीड आउट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। प्रोडक्शन फेज में क्या है? क्रिएशन ऑफ, मेरे साथ रीड करोगे। प्रोडक्शन फेज मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स बाय यूजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इससे इनकम जनरेट होती है। फिर जो जनरेट हुई इनकम, द बिजनेस फर्म अर्न्स इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और फिर हाउस होल्ड स्पेंड्स द इनकम टू सेटिस्फाई द वांट्स। ठीक है, फिर हाउस होल्ड जो है उसको स्पेंड कर देते हैं। अच्छा, जो प्रोडक्शन फेज है इसको जनरेशन फेज बोलेंगे। हाँ, इनकम फेज को डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलेंगे। ठीक है जी। और जो हमारा एक्सपेंडिचर फेज है इसको हम डिस्पोजिशन फेज बोलेंगे।
ठीक है, ये इन तीनों फेजेस के नाम है। जो जनरेशन फेज है, सॉरी, जो प्रोडक्शन फेज है उसको आप जनरेशन फेज बोल सकते हो, जो इनकम फेज है उसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोल सकते हो, जो एक्सपेंडिचर फेज है उसको आप डिस्पोजिशन फेज भी बोल सकते हो। ये हमारे तीनों फेजेस हो गए। तीनों में क्या होता है, पहले इनकम जनरेट होती है, फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है, और फिर इनकम को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, खर्च कर दिया जाता है। ठीक है, ये तीनों फेजेस है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। ठीक है, 4 सेक्टर्स थे, 4 में से 2 हमने एब्सेंट कर दिए। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर किसी भी देश का जो फॉरेन सेक्टर है, अगर किसी भी देश का जो फॉरेन सेक्टर है, अगर किसी भी देश का जो फॉरेन सेक्टर है वो प्रेजेंट है, तो उसको हम ओपन इकोनॉमी बोलेंगे, उसको हम ओपन इकोनॉमी बोलेंगे। पर हमारे केस में हमने बोला कि फॉरेन सेक्टर तो एब्सेंट है, हमने अज्यूम करा है ना कि फॉरेन सेक्टर एब्सेंट है। तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें फॉरेन सेक्टर एब्सेंट होता है उसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। इसको जो है नोट डाउन कर लेना, इस पे क्वेश्चन आता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, जिसके अंदर फॉरेन सेक्टर एब्सेंट होता है उसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोला जाता है। यानी कि उस इकोनॉमी के अंदर बाहर की दुनिया के साथ कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई भी लेन देन बाहर की दुनिया के साथ नहीं हो रहा, इसीलिए वो इकोनॉमी क्लोज्ड है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात हमने कर ली। अब यहाँ पर हमने देखो सर्कुलर फ्लो की सारी बातें कर ली है। सर्कुलर फ्लो यहाँ पे मेरा खत्म हो गया है, बस एक दो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिसको खत्म करके चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमारा एक टॉपिक आता है स्टॉक वेरिएबल वर्सेस फ्लो वेरिएबल का। स्टॉक वेरिएबल क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल होता है वो वाला वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो स्टॉक वेरिएबल होता है वो क्या होता है, हमेशा कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है, एंड मोस्टली इसके साथ कोई डेट अटैच्ड होती है, या तो ये किसी डेट के साथ अटैच्ड होता है, या फिर ये कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जो कभी चेंज हो ही नहीं सकती। ठीक है, या फिर ये कोई ऐसी चीज होती है जो फिर जिसको आप हमेशा एक पर्टिकुलर डेट पे ही चेक करते हो। जैसे कि स्टॉक ऑफ गुड्स, आप स्टॉक ऑफ गुड्स कभी ऐसा नहीं बोलते हो कि मेरे पास पिछले एक महीने में 10 लाख का स्टॉक था, नहीं, पिछले एक महीने में 10 लाख की सेल हुई है, ये ठीक है। पर स्टॉक हमेशा एक पॉइंट पे देखते हो, आपका बैंक बैलेंस कितना है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आपका बैंक बैलेंस कितना है, तो आप मुझे बताओगे कि अभी के पॉइंट पे आपका बैंक बैलेंस कितना है। सो बैंक बैलेंस एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। पर अगर मैं पूछूं बेटा तुम कितना पैसा कमाते हो, तो कितना पैसा कमाते हो, तुम्हारी इनकम, वो हमेशा एक महीने की, एक साल की आप बताओगे। ठीक है ना, सो दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। अच्छा, कोई चीज हो सकती है जो चेंज ही नहीं हो सकती, जैसे कि डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड बॉम्बे, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, ये कभी चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। डिस्टेंस अगर कोई भी दो जगह का है वो कभी चेंज नहीं हो सकता, है ना। टाइम कितना लग रहा है वो अलग बात है कि कभी 2 घंटा लगा, कभी 4 घंटा लगा, डिस्टेंस कितना है वो हमेशा सेम रहेगा। अगर दिल्ली से कोई चीज 500 किलोमीटर दूर है तो वो हमेशा 500 किलोमीटर दूर ही रहेगी। ठीक है ना। अगर कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही है वो स्टॉक कहलाएगी। या फिर अगर कोई भी चीज एक पर्टिकुलर डेट पे है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है, तो वो स्टॉक कहलाएगी, जैसे कि आपका बैंक बैलेंस, आपका स्टॉक ऑफ गुड्स एटसेट्रा। अगर कोई भी चीज को आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, किसी भी चीज को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, तो वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होती है। जैसे कि एक साल में कितना प्रोडक्शन किया, एक साल में कितना पैसा कमाया, एक साल में कितना पैसा खर्च किया, तो वो प्रोडक्शन और वो सारी चीजें जो है फ्लो कॉन्सेप्ट में आती हैं। अगर आप अकाउंट्स की बात करो तो आप अकाउंट्स में कई चीजों के ऊपर लिखते हो, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट लिखते हो, कई चीजों के ऊपर आप लिखते हो। कहाँ लिखो? फॉर द ईयर एंडिंग। तो जिन चीजों पे लिख रहे हो फॉर द ईयर एंडिंग, वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपने पूरे साल का बताया है। बट जैसे बैलेंस शीट होती है वो होती है एज ऑन 31 मार्च। तो एज ऑन 31 मार्च अगर कोई भी चीज है, जैसे कि आप एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो बैलेंस अपना बताते हैं, दैट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डेट पे बताया है। सो अकाउंट्स में जिन भी चीजों को आप लिखते हो फॉर द ईयर एंडिंग, वो पूरे साल का बता रहे हो, वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। और जिन भी चीजों को लिखते हो एज ऑन 31 मार्च, एज एट दिस डेट, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपके एसेट कितने पड़े हैं एक डेट पे, लाइबिलिटी कितना है, स्टॉक कितना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके,
अब आपका जो फ्लो है वो 2 तरीके का हो सकता है, या तो रियल फ्लो हो सकता है या तो मनी फ्लो हो सकता है। फ्लो आपका 2 तरीके का हो सकता है, या तो रियल फ्लो या तो मनी फ्लो। अगर आप सामान का फ्लो कर रहे हो तो वो रियल फ्लो है, अगर पैसे का फ्लो कर रहे हो तो वो पैसे का फ्लो है, मनी फ्लो है, बात खत्म, ठीक है? रियल फ्लो को आप फिजिकल फ्लो भी बोल लेते हैं क्योंकि फिजिकल चीजों का है। पैसे के फ्लो को आप नॉमिनल फ्लो भी बोल लेते है, ठीक है? तो अगर तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है, अगर तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है तो वो रियल फ्लो है। अगर पैसे का फ्लो है, पैसे का लेना देना है तो वो मनी फ्लो है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चारों चीजें देखूं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फैक्टर इनकम, फैक्टर सर्विस, गुड्स एंड सर्विस, इसको जरा सा एक सेकंड देखो, पॉज करो और मुझे टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट सेक्शन में अभी बताओ कि तुम्हें क्या लगता है इन चारों में से कौन सी चीजें स्टॉक है, कौन सी फ्लो है। मैं इसको नाम लिख देती हूँ, ए, बी, सी और डी। आपके सामने 4 चीजें हैं, ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी में से कौन सी रियल फ्लो है, कौन सी मनी फ्लो है, पॉज करो और मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी बताओ, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। आई होप अभी तक तुम्हें समझ आ गया होगा कौन सी क्या है। अगर पैसे का फ्लो है तो वो मनी फ्लो है, अगर सामान का है तो वो रियल फ्लो है, ठीक है? तो यहाँ पर तुम बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मनी फ्लो थे मेरे ए और बी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि तुमने पैसा खर्च किया तो पैसे का फ्लो, मनी फ्लो, नॉमिनल फ्लो। फैक्टर पेमेंट जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, वो पैसे का फ्लो है तो वो भी मनी फ्लो। लेकिन आपने जो फैक्टर सर्विस दी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो फैक्टर सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हुआ तो वो रियल या फिर फिजिकल फ्लो था। और बिजनेस से तो तुमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही खरीदे तो वो भी रियल या फिर फिजिकल फ्लो में आ गया, ठीक है? सो तुम्हारा जो पूरे का पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसमें टोटल 4 ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसमें से 2 मनी फ्लो की होती है और 2 रियल फ्लो की होती हैं। बिजनेस फॉर्म को तुम पैसा देते हो, बदले में सामान खरीदते हो, ठीक है? और बिजनेस फ्लो को तो बिजनेस को तुम फैक्टर सर्विस देते हो, बदले में उससे अपनी फैक्टर पेमेंट लेते हो। ये हो गया मेरा पूरे का पूरा सर्कुलर फ्लो, जिसमें 2 मनी फ्लो और 2 रियल फ्लो आ गए, ठीक है? 3 फेज होते हैं, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन फेज को क्या बोला? जनरेशन फेज। इनकम फेज को क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और एक्सपेंडिचर फेज को क्या बोला? डिस्पोजिशन फेज। ये हो गया मेरा सर्कुलर फ्लो। अब एक छोटा सा कंक्लूजन यहाँ पर देख लो। एक छोटे से कंक्लूजन के तौर पे ये याद रखना कि हमने क्या क्या किया है। हमने बोला है कि हमारी टोटल जो प्रोडक्शन है वो टोटल कंजम्पशन के बराबर रहेगी। जितनी भी टोटल प्रोडक्शन है वो टोटल कंजम्पशन के बराबर रहेगी, ठीक है? मतलब कि फर्म्स ने जितना भी सामान प्रोड्यूस किया है वो सारे का सारा हाउस होल्ड खरीद रहा है, कुछ भी सामान बच नहीं रहा है। फर्म्स ने जितना प्रोड्यूस किया सारा खर्च हो रहा है, सारा बिक रहा है, ठीक है? सारा कैसे बिक रहा है? क्योंकि जितना भी बेटा तुम्हें इनकम मिलती है, जितनी भी इनकम हाउस होल्ड को मिलती है, इनकम वो सारी की सारी खर्च हो जाती है, यानी कि देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी। अब देखो ऐसा होता नहीं है, सेविंग हर कोई करता ही है, तो ये एक अजम्पशन है कि कोई सेविंग नहीं है, जितना इनकम आया सारे का सारा खर्च हुआ। अच्छा, फैक्टर इनकम इज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट। देखो बेटा, हाउस होल्ड को जो पैसा मिला, हाउस होल्ड ने काम किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना? हाउस होल्ड ने काम किया, हाउस होल्ड को उसके बदले में क्या मिला? पैसा मिला। वो पैसा हाउस होल्ड के लिए क्या है? इनकम है। लेकिन वो पैसा दिया किसने? वो पैसा दिया बिजनेस ने। और बिजनेस किसी को अगर पैसा दे रहा है तो वो इसकी इनकम थोड़ी है, वो इसकी पेमेंट है। तो अगर इसने 10,000 रुपए दिए, अगर इसने 10,000 रुपए दिए तो वो इसकी पेमेंट थी, इसकी तो इनकम थी, तो इसके लिए 10,000 की पेमेंट है, इसके लिए 10,000 की इनकम है। वो अमाउंट तो सेम ही रहेगा, वो अमाउंट तो सेम ही रहेगा। तो फैक्टर इनकम है हाउस होल्ड की, जो वही फैक्टर पेमेंट है एक बिजनेस की। सो फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। और रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो। जितना सामान रियल फ्लो में गया उतने का ही पैसा आया, ठीक है ना? जितने का सामान रियल फ्लो में, गुड्स एंड सर्विसेज जितने की गई, उतना ही मनी फ्लो में पैसा भी आया, ठीक है? सो ये सारा कुछ इकोनॉमी में बराबर है। बेसिकली हम ये सारा कुछ अज्यूम ही करके चलते हैं कि ऐसा हो रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि सब कुछ बराबर हो। हमेशा डेफिसिट या सरप्लस रहता ही है, कभी भी इतना इक्वल सारा कुछ नहीं होता। बट क्योंकि हम एक आइडियल इकोनॉमी पढ़ते हैं, एक आइडियल इकोनॉमी की हम बातें करते हैं, सो वी जस्ट अज्यूम कि सब कुछ इक्वल होगा, ठीक है? सो यहाँ पर ये चैप्टर हो गया खत्म। पर खत्म करने से पहले मेरे एक और क्वेश्चन का आंसर करके तुम्हें जाना है। मैं एक क्वेश्चन अभी सोचती हूँ, तुम्हें बोलती हूँ,
उसका तुम मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे और फिर तुम जाओगे, ठीक है? लेट मी थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। सो तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि तुम्हें एक तो मुझे ये बताना है कि जो तुम्हारा रियल फ्लो है और जो तुम्हारा मनी फ्लो है, इन दोनों के अल्टरनेटिव नाम क्या हैं? एक तो तुम्हें मुझे ये बताना है और एक तुम्हें मुझे ये बताना है कि जो हमारा फॉरेन सेक्टर है, अगर फॉरेन सेक्टर प्रेजेंट है तो उस इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? अगर फॉरेन सेक्टर एब्सेंट है तो उस इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? ये दो क्वेश्चन के आंसर तुम मुझे टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। जो सही होगा मैं उसको लाइक करूंगी या पिन करूंगी, कुछ तो कर दूंगी, ठीक है? चलो यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म। डन लिख देना कमेंट सेक्शन में कि पूरा चैप्टर तुमने डन कर लिया है। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कुछ अच्छा लगे तो प्लीज बता देना कि मैम कैसा लगा लेक्चर, ठीक है? अगला लेक्चर में लेके आऊंगी लेक्चर नंबर 2। आज का लेक्चर शायद थोड़ा बड़ा होगा बिकॉज मैंने एक वन शॉट करवाया है पूरे ही चैप्टर का। अदरवाइज मैं पूरा साल अराउंड 20-20 मिनट्स के लेक्चर डालूंगी ताकि तुम्हें ज्यादा बर्डन ना हो। पूरे साल में डेली बेस पे 20-20 मिनट की वीडियो सुन के तुम अपना काम कर पाओ, ठीक है? सो इस लेक्चर को मैं यहीं पे करती हूँ खत्म। मिलेंगे अगले चैप्टर में। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहना, हर जगह फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है? मैं मिलूंगी अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।